तो बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वैसे तो 11th में पढ़ते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में, बट चूँकि इसका यूज़ हमें 12th में जब हम पी ब्लॉक्स की कुछ खास फैमिलीज़ पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली लाइक दैट, तो वहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटीज़ कंपेयर करनी होंगी, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करने होंगे। तो उसमें कभी कभार हम कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर की मदद लेते हैं, तो उसके लिए हमें पोलराइजेशन आना चाहिए। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आईआईटी जेई और नीट में श्योर शॉट एक क्वेश्चन आपको पोलराइजेशन से मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पोलराइजेशन होता क्या है। हम पोलराइजेशन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोलराइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पोलराइजेशन है क्या चीज़। फिर हम इसके फजांस रूल्स देखेंगे, मतलब कि पोलराइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और फिर थर्ड होगा हमारा, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्रिक्स, जिसमें हमें थ्योरीज नहीं देखनी होंगी, हम सीधे उस पोस्टुलेट में फिट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। आखिर पोलराइजेशन है क्या चीज़। तो द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन आयन टुवार्ड्स कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब देखिए, ये हमारा क्या है, कैटायन, ये क्या है, एनायन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इन दोनों का जो शेप है वो दोनों सर्कुलर है, मतलब जैसा एटम होता है वैसा ही है। ठीक है, कैटायन क्या है, छोटा, एनायन क्या है, बड़ा। कैटायन छोटा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हाई होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी कम हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कैटायन में होगा वो ज़्यादा होगा बजाय एनायन के। तो इसी इफेक्ट की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस पर नेट चार्ज आता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन से, और न्यूक्लियस और अदर एटम की न्यूक्लियस से, दोनों का जो नेट अट्रैक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, नेट जो चार्ज आता है वही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो देखिए, ये जो कैटायन है ये इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो एटम है पहले ये कैसा था, बिल्कुल सर्कुलर या एलिप्टिकल, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। किसकी तरफ, कैटायन की तरफ। तो इसी इफेक्ट को क्या बोला गया था, पोलराइजेशन। बेसिकली पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन होता है हमारा आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल तो है नहीं, तो हम अपने कंपाउंड से कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो आइडियल होगा। तो जब हमने आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी की तो हमें मालूम चला कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और उन्हीं कोवेलेंट कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए, उसी के कुछ रूल्स, उसी के इफ़ेक्ट्स स्टडी करने के लिए हमने एक नया फिनोमेना डिस्कवर किया जिसका नाम था पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन हमने एक बार और देखा था जब हम बॉर्न हैवर साइकिल पढ़ रहे थे ना, तो हमने देखा था कि थ्योरेटिकल लैटिस एंथैल्पी कभी कभार एक्सपेरिमेंटल लैटिस एंथैल्पी जब हम कैलकुलेट करते हैं उससे अलग आती है। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण यही पोलराइजेशन था, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोलराइजेशन पावर। अब जो हमारा कैटायन था वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, तो जो उस पावर को कहते हैं, कैटायन की पावर को, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो व्हाट इज पोलराइजेशन पावर, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। गलती से ये चैनल लिख गया है, इसको काट के यहाँ पे कैटायन कर लीजिए। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की टेंडेंसी। पोलराइज कौन हो रहा है, एनायन, तो पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, एनायन की। तो द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पहला पॉइंट जो ट्रिक शुरू होती है वो यहीं से होती है। पहला पॉइंट क्या है कि द पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर।
ये हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। यही हमारे क्या है, फजान्स रूल। ये हमारे क्या है, फजान्स रूल। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी ट्रिक। अब तक जितनी भी स्लाइड्स पढ़ी वो केवल थ्योरी थी, उसकी डेफिनेशन थी, उनका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, बजाय एक पॉइंट के, कौन सा, कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है ना। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं यही हमारी ट्रिक हैं। क्वेश्चन में हमें इसी स्लाइड को यूज़ करना और हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला फैक्टर क्या कह रहा है, पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे हम कैटायन का साइज बढ़ाएंगे पोलराइजेशन घटेगा, या जैसे जैसे हम साइज ऑफ कैटायन घटाएंगे पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, ये हो क्यों रहा है। देखो हमें मालूम है कैटायन कैसा है, छोटू छोटू, एनायन कैसा है, बड़ू बड़ू। तो कैटायन छोटा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब मान लो कैटायन का साइज़ हो गया बड़ा, कैटायन का साइज़ बड़ा हो गया तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम। क्योंकि साइज़ बड़ा कब होगा, साइज़ बड़ा तभी होगा ना जब हम अपने ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो ऊपर से नीचे जाने पर जब साइज़ बड़ा हो रहा है मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, हमारी सेल्स भी बढ़ रही हैं, मतलब हमारे न्यूक्लियस जो है अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, तो उसका चार्ज जो है वो कहीं और वेस्ट हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं उसको। तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा कैटायन का, वैसे वैसे पोलराइजेशन कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम होने से क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर भी कम हो जाएगा। तो इसलिए पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सेकंड पॉइंट, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। सेम है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा साइज ऑफ एनायन होगा, अब बात तो वही है, साइज ऑफ एनायन हुआ मतलब उसका न्यूक्लियस का, जो एनायन का न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट जो एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उन पर कम पड़ेगा। देखिए आप ऐसे समझिए, सपोज ये मेरा एक एनायन है, ये मेरा एक एनायन है, ठीक है। ये इसकी पहली शेल, ये इसकी दूसरी शेल, ये तीसरी, ये चौथी। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसमें मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इन इलेक्ट्रॉन्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, सबसे तेज़ी से इनको खींचेंगे। इन पर थोड़ा कम, इन पर और थोड़ा कम, और इन पर तो सबसे कम, है ना। तो मीन्स ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर अपने न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत कम है, तो जो दूसरा न्यूक्लियस है वो इसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो वही होगा, कैटायन जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, उसने देखा अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने न्यूक्लियस की ओर कम खींच रहे हैं, तो चलो मैं ही इनको खींच लेता हूँ। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ऐसे करके डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन दोनों ही वेरी करने लगे तो क्या करेंगे। तो जनरल रूल है कि हम साइज ऑफ कैटायन को प्रेफर कर लेते हैं। ये एक जनरल रूल है, इसका कोई हमेशा ये वैलिड हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन 12th क्लास में आने वाले एग्जाम्पल्स या फिर IIT JEE में आने वाले एग्जाम्पल्स मेंस में वो इस रूल से बहुत आराम से सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल, इट इज़ जनरल। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, सेम बात है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे कि सपोज Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है। अब Mg2 पॉजिटिव का मतलब ही क्या हो गया, Na पॉजिटिव का साइज़ क्या है, छोटा है, लेकिन Mg2 पॉजिटिव का साइज़ Na पॉजिटिव से भी ज़्यादा छोटा है।
तो अब वही बात आ गई ना कि कैटायन मेरा छोटा, कैटायन छोटा तो पोलराइजेशन हाई, मतलब एज अ रिजल्ट हम अपने फोर्थ पोस्टुलेट से फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ ही बढ़ गए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हमसे कह रहा है कि द कंपाउंड कंटेनिंग स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? ये होता है n-1 d10 ns0, मतलब जो मेरी पेनल्टीमेट शेल होगी उसके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो मेरी आउटर मोस्ट सेल होगी उसके s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला जिंक 2+, तो जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0। तो अब ये हमारी स्यूडो इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो जिन कंपाउंड्स में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा उनमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, n-1 d10 और ns0 होता है। ठीक है, तो यही हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग थे जिनकी वजह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन के लिए कोई भी नया पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा, दिस इज़ सफिशिएंट। ठीक है ना। इनके इफ़ेक्ट्स मेल्टिंग पॉइंट पर, सॉल्युबिलिटीज़ पर क्या होते हैं वो आने वाले टाइम में हम अपनी ब्लॉग्स की वीडियोस में देखेंगे, बट यहाँ पर इतना ही इम्पॉर्टेंट है, पोलराइजेशन इज़ ऑल अबाउट दिस। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो हमने सीखा क्या वो सही भी है, ये भी तो देख लें। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमने देखा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, देखिए आपको कितना समझ में आ गया है ये। ठीक है ना, फिर हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है हमारा BeCl2, MgCl2, CaCl2 और SrCl2। अब देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि हमारा जो एनाइन है उसका साइज जो है वो सेम है, मतलब Cl 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 Cl, इसको मैंने काट दिया, ये सब में कॉमन था। मैंने देखा अब अगला क्या है, BeMgCaSr। अच्छा तो ये तो मेरी शायद एल्कलाइन अर्थ मेटल लग रही है मुझे, है ना, क्योंकि उसी में तो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ऐसा करके हम ट्रिक से याद करते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना, साइज़ इंक्रीज़ हुआ, कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, तुरंत फर्स्ट पोस्टुलेट पे पहुंचिए। कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ होने से पोलराइजेशन कम हो जाता है, तो पोलराइजेशन कम होने से कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाता है। तो BSrCl2 का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे कम होगा और BeCl2 का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। अच्छा अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, अच्छा Ca कॉमन मिल गया, चलो तो फिर Ca को हटा देते हैं, पहले तो Ca को नहीं देखेंगे हम। अब FClBrI, ये फिर से हमारी हेलोजन फैमिली हो गई, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, है ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होने से अब लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब एनाइन हैं, और सेकंड पोस्टुलेट याद करो, साइज ऑफ एनाइन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, तो इसलिए यहाँ पर पोलराइजेशन क्या होगा, CaI2 का ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक कैरेक्टर कम होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। इसमें देखो, हाँ इसमें Cl कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसमें Cl 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, तो अब की बार हम Cl को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमें याद आया कि हमने एक पोस्टुलेट ये भी पढ़ा था
कि जिस पर कैटाइन का चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो हम इसमें कैटाइन की साइज़ देखते हैं कि अगर हम चारों Cl को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, Si4 पॉजिटिव, वो क्या बन जाएगा, Al3 पॉजिटिव, वो क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, और वो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अरे वाह, हमें तो दिख रहा है कि Si4 पॉजिटिव का क्या है, चार्ज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चार्ज है, मतलब पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, SiCl4 की, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, SiCl4 का। चलो अगला क्वेश्चन, CuCl और NaCl। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तो Cl तो कॉमन मिल गया, हटाओ इसको। अब चार्ज देखते हैं तो Cu पे भी पॉजिटिव ही है, Na पे भी पॉजिटिव ही है। अब क्या करें, यहाँ हम फंस गए। अब यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो अब एक लास्ट पोस्टुलेट भी तो था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Cu पॉजिटिव का जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। Cu कॉपर कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, 29। अच्छा 24 और 29 ये तो हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। इसमें एक आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पेनल्टीमेट सेल में चला जाता है, याद करो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। ठीक है ना, गलती से भी 3d10 3d9 और 4s2 मत कर देना, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में चला जाता है और 3d10 बन जाता है। ये तो आपने पीरियोडिक टेबल में सीखा ही था ना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, Cu थोड़ी है, Cu पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओ यहाँ से, अब ये कहाँ तक बन गया, 3d10 तक, लेकिन सेल तो अभी भी इसमें 4 प्रेजेंट है ना। तो अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो कैसा बन गया, 3d10 4s0। अरे 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 अरे, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, n-1 d10 और ns0, n की वैल्यू अगर 4 लगा दें तो 3d10 और 4s0 बन जाएगा। अरे ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्यूडो वाला बन गया। तो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कुछ देखना ही नहीं है, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, CuCl का ज़्यादा होगा। तो इसीलिए NaCl और CuCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, CuCl का। अच्छा एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया। अच्छा अभी हमने Zn का भी एग्जांपल लिया था ना, हाँ तो अब एक काम करते हैं, ZnCl2 और CuCl ले लेते हैं। अब तो यहाँ पर दोनों Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, ये Cu पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ क्या करें, अच्छा तो अरे यहाँ पर तो एक ही Cl है और यहाँ पे 2 Cl हैं, तो हम स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक क्यों जाएंगे। यहाँ तो हमने जैसे ही काटा तो हमें पता चला, रहे यहाँ पे Cu पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जिंक पे तो 2 पॉजिटिव आ गया। तो 2 पॉजिटिव आते ही चार्ज बढ़ गया, तो पोलराइजेशन भी क्या हो गया, ज़्यादा। तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा, ZnCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने सारे क्वेश्चंस भी अप्लाई कर लिए, आपका पोलराइजेशन यहाँ पर फिनिश होता है। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए